तो बात करते हैं दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट की। एक ऐसा हमला जिसका सच सालों तक एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने इस धमाके के पीछे छिपे पूरे के पूरे खुफिया नेटवर्क को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। चलिए इस पूरी साजिश की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। लेकिन किसी भी जांच या खुलासे से पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस हमले की कीमत 15 इंसानी जिंदगियों ने चुकाई थी। सालों तक जांच एजेंसियां इस पहेली को सुलझाने में लगी रहीं कि आखिर इसके पीछे था कौन। एक पक्के जवाब का इंतजार था, जो अब जाके मिला है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ खास चीजों पर नजर डालेंगे। यूएन रिपोर्ट ने आखिर ऐसा क्या खुलासा किया? इस हमले में शामिल आतंकी गुट दूसरों से अलग कैसे हैं? इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आतंकवाद का चेहरा आखिर कैसे बदल रहा है? ये नेटवर्क टूटा तो टूटा कैसे, और आखिर में ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एक खतरा क्यों बना हुआ है? तो चलिए सबसे पहले उस सबूत की बात करते हैं जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया, यानी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि लाल किला आतंकी हमले के पीछे सीधा हाथ जैश-ए-मोहम्मद यानी जेएम का था। कोई अगर मगर नहीं। लेकिन शुरू में मामला इतना सीधा था नहीं। भारत की जांच एजेंसियों को शक था कि ये शायद लश्कर और जैश जैसे कई गुटों का एक मिला-जुला एक जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से किसी एक संगठन पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आना इतनी बड़ी बात क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें इन आतंकी गुटों के काम करने के ढंग को देखना पड़ेगा। देखिए, दोनों संगठनों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। लश्कर का तरीका काफी सीधा है, आतंकवादियों को बॉर्डर पार कराओ और हमला करवा दो, सिंपल। लेकिन जैश इससे कहीं ज्यादा शातिर तरीके से काम करता है। ये लोकल लोगों को अपने साथ मिलाता है, जमीनी लेवल पर एक पूरा नेटवर्क बनाता है, और फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमलों को अंजाम देता है। और जीएम की इस पेचीदा रणनीति के पीछे एक ही दिमाग काम करता है, उसका सरगना मसूद अजहर। अब मसूद अजहर कोई मैदाने जंग का सिपाही नहीं है, ये एक शातिर प्लानर है। उसकी असली ताकत हथियार नहीं, बल्कि उसका दिमाग और लोगों को भड़काने वाले उसके भाषण हैं। सोचने वाली बात है कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों से उसके सीधे कनेक्शन थे, और उसकी सबसे बड़ी खासियत जमीनी स्तर पर चुपचाप गुप्त नेटवर्क तैयार करना। उसकी फिजिकल फिटनेस का तो ये आलम था कि एक बार उसने तिहाड़ जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन एक पतली सी सुरंग में ही फंस गया। कहते हैं कि जेल गार्ड्स ने तब मजाक में कहा था, भागने से पहले थोड़ा पतले तो हो जाओ। ये किस्सा साफ बताता है कि उसका असली खतरा उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में है। इस जांच ने सिर्फ एक गुनहगार का चेहरा ही सामने नहीं लाया, बल्कि आतंकवाद का एक नया और ज्यादा खतरनाक चेहरा भी दुनिया को दिखाया। एक ऐसा बदलाव जिसने सबको हैरान कर दिया। तो जेम की नई स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, ये अब सिर्फ अनपढ़ लड़ाकों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टरों और इंजीनियरों को भर्ती कर रहा है। इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इतना ही नहीं, इसने एक विमेन्स विंग भी एक्टिवेट कर दिया है, और अपने पाकिस्तानी लिंक को छिपाने के लिए तुर्की जैसे देशों के हैंडलर्स का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये आतंकवाद का एक नया और कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रूप है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा और इतना शातिर नेटवर्क आखिर टूटा कैसे? और हैरानी की बात यह है कि इसका खुलासा किसी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग मामले की जांच से हुआ। पूरी कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर से। ये ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान एक बिजनेसमैन पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक बड़े एरिया कमांडर का राज खोल दिया, और फिर वो कमांडर जांचकर्ताओं को सीधे फरीदाबाद ले गया, जहां एक डॉक्टर के नाम पर किराए पर लिए गए मकान में विस्फोटकों का एक बहुत बड़ा जखीरा छिपा हुआ था। देखिए कैसे एक एक कड़ी जुड़ती चली गई और पूरा नेटवर्क सामने आ गया। तो आखिर में इस पूरे खुलासे का आज की दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये जेएम आज भी एक ग्लोबल थ्रेट क्यों बना हुआ है? देखिए, जैश-ए-मोहम्मद आज भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसकी वजह है इसके काम करने का तरीका। ये परछाइयों में रहकर काम करता है, चुपचाप, हमलों की जिम्मेदारी लेने से भी बचता है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई से भी एक दूरी बनाकर रखता है, जिससे इस पर नजर रखना और भी मुश्किल हो जाता है। इसका असली फोकस है देश के अंदर घुसकर गहरे और घातक नेटवर्क बनाना। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि जब आतंकवादी अब डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं,
जब महिलाएं भी उनके नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं, तो इस बदलते हुए खतरे का सामना कैसे किया जाए? आतंकवाद के इस नए चेहरे से लड़ने के लिए दुनिया को अपनी तैयारियों को कैसे बदलना